लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो कंटेंट है हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और हर जनरेशन का क्या बेसिक कंपोनेंट है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में देखते हैं। इसका जो एरा था, इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब ये कौन से टाइम से कौन से टाइम तक रहा? इट वाज फ्रॉम 1940 टू 1956। ठीक है, आपका जो फर्स्ट जनरेशन था ये कब से कब तक रहा? 1940 से लेके 1956 तक। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स आए थे उनको बनाने के लिए किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स। तो हेडिंग के साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन कौन सा जनरेशन था, कौन से टाइम पीरियड था कुछ वो जनरेशन चला, और उसको बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था। तो फर्स्ट जनरेशन के लिए मेन कंपोनेंट क्या था आपका? वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब देखिए डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी एंड वेयर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम्स। देखो जैसे अभी हम मेमोरी के लिए बात करते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, रैम मेमोरी है, रोम मेमोरी है, उसी तरह से पहले जो है क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वहां पे मेमोरी की जगह पे क्या यूज किया जाता था? मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया जाता था। ठीक है, सर्किटरी डिजाइन के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया। मेमोरी को बनाने के लिए या मेमोरी के लिए स्टोरेज के लिए किसका यूज किया गया था? मैग्नेटिक ड्रम का। और आपका ये जो कंप्यूटर था ये बहुत बड़ा था, इनॉर्मस मतलब विशाल। ठीक है, आपके ये जो कंप्यूटर्स थे ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, और इसी वजह से 1 सेकेंड, हाँ, और इतने बड़े थे कि ये इस एक कंप्यूटर को रखने के लिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखने के लिए आपको एक पूरा पूरा रूम चाहिए होता था। ठीक है, अब इतना बड़ा कंप्यूटर बना है तो इसका मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, अब एक तरह से इसके ड्रॉबैक्स देख लो कि ये बहुत महंगा हुआ करता था और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था। ठीक है, जिसके कारण आपकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर लैब्स में जाते हैं या आपके पास जहाँ पे ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं वहां पे एसी जरूर लगा रहता है। एसी इसलिए लगा रहता है ताकि जो कंप्यूटर से हीट जनरेट हो रही है उस हीट को बैलेंस किया जा सके, वरना आपके ये तो जो हीट जनरेट होगी वो हमारे लिए तो नुकसानदायक होगी ही होगी, इसके साथ साथ मशीन के लिए भी ये हीट नुकसानदायक होगी। ठीक है, एंड इट रिलाइड ऑन द मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशंस। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? आपको अगर कोई काम करना है तो जैसे अभी हम लोग सारा कुछ कैसे कर ले रहे हैं, अभी हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, वर्ड बनाते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो उसके लिए आपको मशीन लैंग्वेज नहीं जानना। मशीन लैंग्वेज किसे कहते हैं? बाइनरी को। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? 1001 के फॉर्म में, मतलब 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है? मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक्चुअल में कौन सी भाषा को समझता है? मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, तो आपका ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज का यूज करके उसमें आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे और एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम कर सकता था। ठीक है, जबकि आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इनपुट देने के लिए आप पंच कार्ड को यूज करते थे। ये जो इमेज में देख रहे हो ना, ये जो व्हाइट व्हाइट है जिसको देखो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका क्या है? पंच कार्ड। तो इनपुट देने के लिए हम लोग पंच कार्ड और पेपर टेप को यूज करते थे। ठीक है, और आउटपुट हमें प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं हमने स्टोर कर लिया या मॉनिटर पे डिस्प्ले होने लगा, ऐसा नहीं। फर्स्ट जनरेशन में इनपुट देने के लिए आप पंच कार्ड और पेपर टेप को यूज करते थे और आउटपुट के लिए आप प्रिंट आउट को यूज कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। जो कंप्यूटर्स आए थे फर्स्ट जनरेशन के, उनके एग्जाम्पल्स हैं यूनिवैक एंड एनीएक। ठीक है, UNIVAC and ENIAC. These are examples of the
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये सारे पॉइंट अगर मैं आपको एक बार रिपीट करके बताऊं तो सबसे पहले सर्किट डिजाइन के लिए वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया है, ठीक है, और मेमोरी को बनाने के लिए मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया गया है, और जिसकी वजह से ये इतने बड़े होते हैं कि ये पूरे पूरे एक रूम का स्पेस अक्वायर करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट कि बहुत महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है और हीट ज्यादा जनरेट करता था, और जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, सिस्टम में प्रॉब्लम आ जा रही थी। और काम करने के लिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको मशीन लैंग्वेज की जानकारी होना जरूरी है, जो कि हर किसी को नहीं होती, ठीक है। तो इसको सिर्फ एक्सपर्ट ही लोग चला सकते थे, और ये एक काम को सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम को कर सकता है, ठीक है। और आपका जो इनपुट था वो किस पे बेस्ड था? इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड पेपर टेप, एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन द प्रिंट आउट्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल यूनिवैक एंड एनियाक कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट वन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, वन सेकेंड, किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं देख रही हूँ। अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं समझ में आया तो आप तुरंत क्वेश्चन पुट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स को बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहला क्या चेंज आया सेकेंड जनरेशन में कि यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को रिमूव कर दिया। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे हम क्या यूज करने लगे? ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर्स। और आपका सेकेंड जनरेशन कब से कब तक चला? 1956 से लेके 1963 तक, ठीक है। और अब आप कंप्यूटर को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे थे। तो चलो देखो उससे फायदा क्या हुआ। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स, allowing computer to become smaller, faster, cheaper, more energy efficient and more reliable than their first generation predecessor। तो जो आपके ड्रॉबैक्स थे फर्स्ट जनरेशन में, क्या ड्रॉबैक था? कि ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा था, साइज में बहुत बड़ा था, इसके अलावा ये बहुत महंगा था, और समहाउ थोड़ा बहुत ये स्लो भी था। अगर आप सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में फर्स्ट जनरेशन को देखें तो वो स्लो था, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को किसने हटाया? सेकेंड जनरेशन ने। सेकेंड जनरेशन ने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया और उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर यूज किए, और ट्रांजिस्टर को यूज करने से आपका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर का साइज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। कंप्यूटर की साइज जो है वो स्मॉल हो गई, आपके कंप्यूटर्स क्या हो गए? फास्ट हो गए, सस्ते हो गए, ठीक है। और एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पहले ज्यादा होता था, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। और ये जो आपके कंप्यूटर्स थे, दीज आर मोर रिलायबल देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रेडिसेसर। आप कह सकते हैं ये आपके जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया, ये फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में काफी बेहतर था, ठीक है। इसके बाद देखें क्या चेंज नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ कि अभी भी हम इनपुट के लिए पंच कार्ड को यूज कर रहे हैं और प्रिंट आउट यूज कर रहे हैं आउटपुट के लिए, जैसा कि फर्स्ट जनरेशन में करते आए थे। ये इसमें कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ओके, यहाँ पे जब हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स पे आए तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को रिमूव करके हम किस पे, मशीन लैंग्वेज की जगह हम किस पे रिलाई कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज, और which allowed programmers to specify instruction in words। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो पहली चीज ये समझो कि सेकेंड जनरेशन ने क्या किया, जो आपका ये कठिन वाला बाइनरी मशीन लैंग्वेज था, इसकी जगह पे आप सिंबॉलिक या असेंबली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर्स को इसने अलाउ कर दिया। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जैसे अगर आपको ऐड करना है, तो सपोज ऐड करने का कोड क्या है? 10, ठीक है। और उसके बाद आपको किसे किसे ऐड करना है? 101 और 1011। ये क्या है? आपका मशीन कोड है, जिसमें से ये जो पहला जो 2 नंबर है, ये क्या बता रहा है कि ऐड करना है, ये बता रहा है किसको ऐड करना है और किस में ऐड करना है। तो ये 2 नंबर्स हो गए, और ये बता रहा है ऑपरेशन को। तो ये आपका क्या हुआ? बाइनरी कोड या फिर मशीन कोड, ठीक। अब इसी चीज को अगर हम
थोड़ा सा आसान करें तो भाई याद करना थोड़ा कठिन होगा ना कि आपका ये क्या कहते हैं, जैसे ऐड के लिए अलग कोड है 10 है, सब्ट्रैक्शन के लिए 01 है, डिवीजन के लिए 11 है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 00 है। अगर ऐसा है तो इस तरह से तो आपके पास बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सबके लिए कोड करना याद करना कठिन है। तो आपका असेंबली लैंग्वेज कैसे करता है? असेंबली लैंग्वेज ऐसे लिखेगा ऐड 1001 एंड 1011। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों नंबर्स को, ठीक है। इसी तरह अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? सब्ट्रैक्शन के लिए SUB, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे आप असेंबली लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आई, जो कौन कौन सी थी? कोबोल एंड फोर्ट्रान, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे कि क्या आपका मीडियम लेवल लैंग्वेज होता है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज होता है, क्या मशीन लैंग्वेज होता है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आप पॉइंट्स पे फोकस करिए। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सेकेंड जनरेशन में आ गया, और कौन कौन से थे वो? कोबोल एंड फोर्ट्रान, ठीक है। तो पॉइंट्स अगर रिवाइज करें तो ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही फास्ट हो गए, ठीक है, और सस्ते हो गए। इन्होंने एनर्जी को बचाना शुरू कर दिया, ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि आपका जो सेकेंड जनरेशन था इट वाज बेटर दैन द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इनपुट के लिए अभी भी हम पंच कार्ड को यूज कर रहे हैं और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट को। यहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिल गई कि अब आप मशीन लैंग्वेज की जगह पे आप कोई भी यहाँ पे आप असेंबली लैंग्वेज को या सिंबॉलिक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आई, जिसका नाम क्या था? कोबोल एंड फोर्ट्रान, ठीक। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन पे कि थर्ड जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे फटाफट। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। चलिए ठीक है, सो हम आ जाते हैं थर्ड जनरेशन पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे, इनका टाइम कब से कब तक चला? इनका टाइम चला 1964 से 1971 तक, ठीक है। इनका ड्यूरेशन क्या था? 1964 टू 1971, ठीक है। और इसमें क्या नया चेंज आया? जैसे जहां पर पहले आप क्या यूज करते थे कंप्यूटर को बनाने के लिए, वहां पे अपने ट्रांजिस्टर यूज किया था सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। फिर ट्रांजिस्टर्स की जगह अब क्या यूज होने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करने लगे हम। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड, ठीक है। तो आपका ट्रांजिस्टर्स वेयर miniaturized and placed on silicon chips called semiconductor which increased the speed and efficiency of computer। अब देखो, आपको इसमें इस लाइन पे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट इज कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे, ट्रांजिस्टर की साइज को एकदम छोटा कर दिया गया, ठीक है, और छोटा करके उसको उससे आईसी को बनाया गया, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजिस्टर था, जो आप सेकेंड जनरेशन में यूज कर रहे थे, आपने सबसे पहले क्या किया? आपने ट्रांजिस्टर की साइज को एकदम छोटा कर दिया, ठीक है। और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को यूज करके हम क्या कर रहे हैं? हम इंटीग्रेटेड सर्किट को बना रहे हैं। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट इज कलेक्शन ऑफ मेनी ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो अब जिसकी वजह से आप सोचो, पहले वहां पे सिर्फ एक ट्रांजिस्टर लगा होता था, अब हमने ट्रांजिस्टर की जगह आईसी लगा दिया, ठीक है। मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर्स एक साथ लगा दिए। तो इसका मतलब कि आपके जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो बढ़ गई। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे, इनकी स्पीड बढ़ गई और एफिशिएंसी भी बढ़ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम पंच कार्ड की जगह
जहां पहले हम क्या यूज करते थे, इनपुट के लिए पंच कार्ड सेकेंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में इनपुट के लिए पंच कार्ड यूज हो रहा था और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट। तो उसको हटा के अब हम इनपुट के लिए कीबोर्ड को यूज करने लगे और आउटपुट के लिए मॉनिटर को यूज करने लगे, ठीक है। और इनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए कि मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर आपस में इंटरैक्ट कर पाए, इसके लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने लगे, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने से हमारे पास बहुत सारे फायदे हुए। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लिया तो आप कई सारे एप्लीकेशंस को एक साथ रन कर सकते हैं और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है कि पंच कार्ड की जगह हमने क्या यूज किया, कीबोर्ड एंड मॉनिटर्स को यूज कर लिया, प्रिंट आउट की जगह मॉनिटर्स यूज करने लगे एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किसकी वजह से इंटरफेस कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करता है, मतलब एप्लीकेशंस को रन करना अलाउ करता है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट, computers for the first time became accessible to mass audience because they were smaller and cheaper than their predecessors। तो आपके ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स थे, ये कंप्यूटर्स बहुत सारे लोगों ने यूज किया, ठीक है। इस कंप्यूटर को बहुत सारे लोगों ने यूज किया। उसका रीजन ये था कि ये कंप्यूटर साइज में बहुत छोटे थे और ये जो प्रीवियस कंप्यूटर थे सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, उनके कंपैरिजन में ये बहुत सस्ते भी थे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन कौन से, यहाँ पे हमने आईसी को यूज किया, आईसी इज कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद आईसी को यूज करने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, ठीक है। पहले हम क्या यूज कर रहे थे, इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और प्रिंट आउट को यूज कर रहे थे, उस चीज को यहाँ से हटा दिया गया। अब हम कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज करने लगे, ठीक है। इसी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट आया, जो आज हम लोग विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, दुनिया भर के ओएस की बात करते हैं। वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और ये कंप्यूटर पहले ऐसे कंप्यूटर थे जिसे बहुत सारे लोगों ने यूज किया या परचेज किया। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल और बहुत ही सस्ते हुआ करते थे। तो जनरेशन के टर्म में सबसे लास्ट जनरेशन आपका कौन सा है, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक रहा, 1971 से लेके प्रेजेंट तक, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर्स को यहाँ पे यूज किया गया। अब ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है, फॉर सिंप्लिसिटी आप समझिए, इट इज कलेक्शन ऑफ मेनी आईसीज, या फिर आप कह सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जैसे आपने क्या किया था, कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिलाया और आईसी बनाया, ठीक है। वैसे हमने कई सारे आईसी को एक साथ मिलाया और क्या बना दिया, माइक्रो प्रोसेसर, जो आपको दिखने में कैसा दिखेगा ये। और माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करने से आपका जो कंप्यूटर है, ये देखिए, आप जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जिनके पास पीसी होगा घर पे, ऐसा ही रहता है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। तो अब आपका ये जो कंप्यूटर है, आप इसको कंप्यूटर को जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं with the use of micro processors, ठीक है। तो ये कंप्यूटर ये स्मॉल भले थे, इनकी साइज क्या हुई, छोटी हो गई माइक्रो प्रोसेसर को यूज करने से, लेकिन ये आपके कंप्यूटर्स बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है। तो और इन कंप्यूटर्स को आप आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखो, क्योंकि ये कंप्यूटर छोटे थे, ठीक है, और इन्हें आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे, जिस वजह से आपके इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के बाद ही आपका इंटरनेट का कंसेप्ट आया। क्यों, क्योंकि आपने ये सीखा कि हम कई मशीन्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट आया, डेवलपमेंट हुआ, माउस आया और हैंड हेल्ड डिवाइसेस का कंसेप्ट आया। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो आप कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की साइज डिक्रीज हो गई, इनकी कॉस्ट डिक्रीज हो गई, और इसके अलावा लेकिन ये कंप्यूटर्स और पावरफुल हो गए,
फोर्थ जनरेशन के साथ इंटरनेट का कंसेप्ट आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आप क्या कंप्यूटर पे देखते हैं आइकॉन है, डबल क्लिक किया और आप फोल्डर में पहुंच गए, ये सारा आपका फोर्थ जनरेशन में आया। ठीक है, माउस वगैरह भी आपका फोर्थ जनरेशन में ही आया था। ठीक है, लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो अभी है और जो बाद में है, आने वाला है, उस सारे टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम एक मशीन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब जो है, अब हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें कितना इंटेलिजेंट बनाया जा सके। जैसे हमारे पास सोचने, समझने और अपना काम करने की क्षमता होती है, ये सारी कैपेबिलिटीज हम मशीन को देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक जो मशीन है, जैसे मेरा कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, वो एक इंसान की तरह बिहेव कर पाए। जब हम परेशान हो तो हमें समझाए, ठीक है, और जब हमें गुस्सा हो तो हमारे गुस्से को शांत करे, मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे। ठीक है, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, सो व्हाट आर पॉइंट्स, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, दो there are some applications such as voice recognition that are being used today। तो आप देखो, वॉइस रिकॉग्निशन आपका सिस्टम आ गया है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें डिटेल में मत जाइए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। बस आप ये समझिए कि अब जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मशीन को सिखा पाए कि ह्यूमन की तरह कैसे बिहेव करना है, या ह्यूमन का जो इंटेलिजेंस है, जो इंसान की बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है, वो हम एक मशीन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके 5 जनरेशन्स हैं। अगर आपको इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे मैसेज करके पूछिए फटाफट। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। स्टार्ट।